नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट है। इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। मई महीने का जो तीसरा पार्ट था उसका पीडीएफ भी कल आपको टेलीग्राम पर जो था प्रोवाइड करवा दिया था। आज हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। बोलते हैं कि हिमाचल से निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। अब देखिए, ये अवार्ड दिया गया है तो ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में ही आया हो। अगर कोई डेली न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ पर कवर किया जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हिमाचल का हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी हो। अब देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ये मेजर राधिका सेन को दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल से संबंध रखती हैं। एग्जैक्टली कहाँ से संबंध रखती है, देखो ये किसी भी सोर्स से पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ से संबंध रखती हैं, परंतु जहाँ पर भी लिखा गया था वो यही लिखा गया था कि ये हिमाचल से संबंध रखती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। देखो, इंडियन आर्मी में है ये मेजर राधिका सेन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है और 2023 का है ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आपने ध्यान रखना है। और उनकी जो इन्होंने इनको दिया क्यों गया है, तो देखो इन्होंने जो था वो मेजर राधिका सेन ने जो था वो DRC जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, यहाँ पर इन्होंने जो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई थी इनकी अध्यक्षता में, वहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया। ये मार्च 2023 में भेजी गई थी, अप्रैल 2024 तक इन्होंने यहाँ पर काम किया। तो ये आपने मेजर राधिका सेन के लिए बारे में ध्यान रखना है। देखो, ये पहली नहीं है, ये सेकेंड है जिनको ये दिया गया है, और ये सेकंड है तो इनसे पहले यानी कि एक और को दिया गया है। इनसे पहले जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो सुमन गवानी को दिया गया है। सुमन गवानी को दिया गया है और इनको जो था वो 2019 में ये दिया गया था। 2019 में UN का एक मिशन भेजा गया था साउथ सूडान में, वहाँ पर जो था इन्होंने लीड किया था अपनी टीम को, और इसके लिए इनको ये अवार्ड 2019 में दिया गया था। तो पहला अवार्ड किसको दिया गया था? सुमन गवानी को दिया गया था। दूसरा अवार्ड किसको दिया गया? राधिका सेन को दिया गया। हिमाचल से संबंध रखते हैं हमारे लिए, तब भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मई महीने की 29 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ये मई महीने की 29 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। दूसरा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम ध्यान रखना है। टैट वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार जो है उससे पहले पूछा जा चुका है, तो कहीं पर भी पूछा जाए, परंतु आप हमेशा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो इतना कुछ हमने ऊपर के क्वेश्चन के बारे में जान लिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अबव विच एज ग्रुप फैसिलिटी फॉर वोटिंग फ्रॉम होम फॉर सीनियर सिटीजन इन जनरल इलेक्शन 2024। तो बोलते हैं कि अभी आम चुनाव हो रहे हैं 2024 के लोकसभा के लिए, यहाँ पर किस आयु वर्ग से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको घर से मतदान करने की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ लोग ऐसा भी है कि घर से भी जो है वोटिंग की जा सकती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें दिए गए। यहाँ पर वही बात करेंगे कि किस एज के वो लोग हैं, किस एज से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये एबव 85 है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर 85 ईयर से ऊपर का कोई है तो वो जो है वो घर से भी वोट कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए डिटेल में, सिटीज़न जो कि 85 से ऊपर हैं और पर्सन जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, मोर देन 40% डिसेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, वो घर से जो है वो वोट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 12D ये फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फॉर्म 12D जो है वो रखा गया है वोटर्स के लिए, और 85 ईयर से ऊपर और उनकी अगर एज है तो वो घर से वोट कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी का केस है कोई तो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, घर से वोट करने की सुविधा जो है वो उनके लिए है। अब ये क्यों चर्चा में आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हिमाचल में अभी 7वें फेज़ के जो है वो इलेक्शन जो है वो होने हैं। अब 7वें फेज़ के ये इलेक्शन होने हैं, तो इसमें जो है वो क्या है, इसमें 85 से ऊपर और 40% से अधिक कोई डिसेबल है वो जो है वो वोटिंग कर सकता है। उनके लिए उनको फॉर्म 12D जो है ये दिया जाएगा, और ये सुविधा जो है वो कब से लेकर कब तक उपलब्ध रहेगी? अगर हम इन केस ऑफ हिमाचल बात करें, यहाँ पर जो है वो देखो ये सुविधा जो है वो कब से लेकर कब तक रहेगी, तो ये 21 से लेकर 28 तारीख तक, 21 मई से लेकर 28 मई तक जो है वो घर घर जाकर वोट जो है वो डलवाए जाएंगे इस सुविधा के तहत। और कोई भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो भी जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो वोट कर सकते हैं। तो उनके लिए डेट है 29 से 31 मई तक। ठीक है, वो SDM ऑफिस में जाकर जो है वो वहाँ से फॉर्म लेकर जो है वो इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। और भी बहुत सारे केसेस हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट 1 केसेस हैं, देखिए जैसे कोई आर्मी में है तो वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोट कर सकता है।
हम यहाँ पर स्पेसिफिक केस के बारे में जान रहे हैं जो घर घर जाकर वोटिंग करवाई जा रही है। अभी आपने सुना होगा कि घर घर में जाकर वोटिंग हुई, तो वो 85 ईयर से ऊपर का कोई है वो कर देगा वोट जाकर, या फिर 40% से अधिक कोई डिसेबल है तो वो कर देगा। तो ये सुविधा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन हिमाचल प्रदेश 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं इनमें। यहाँ से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा अभी नोट करने की बात होगी। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में 2024 में वो कितने हैं, वो हैं 57,11,969। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 57,11,969 जो है ये टोटल वोटर हैं। यहाँ पर कुछ मेल वोटर भी हैं, यहाँ पर कुछ फीमेल वोटर भी हैं। अगर हम मेल वोटर्स की बात करते हैं तो वो कितने हैं, वो हैं 28,48,326। ये जो है वो मेल वोटर जो है वो आते हैं। फीमेल वोटर्स की बात की जाए तो वो कितनी है, वो है 27,97,128। ये डाटा साथ साथ में लिखते रहिए। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी जो है वो कुछ आते हैं, PWD जिनको कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये कितने आते हैं, तो हिमाचल में अगर हम बात करें तो हिमाचल में 57,775 ये जो है वो आंकड़ा पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। ऐसे वोटर जो 18 से 19 एज के बीच में है वो कितने हैं, 18 से 19 एज के बीच में है, ऐसे कितने वोटर हैं, तो ऐसे वोटर हैं 1,71,675। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अभी 2014 में इलेक्शन हुए तो 2014 से पहले जो था वो 2019 में इलेक्शन हुए थे, क्या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में हमें कुछ इंक्रीज़ देखने को मिला है? बिल्कुल जी, इंक्रीज़ देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, 53,30,154 ये वोटर हुआ करते थे 2019 में। अभी जो इंक्रीज़ देखने को मिला है वो कितना इंक्रीज़ देखने को मिला है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी जो इंक्रीज़ देखने को मिला है इनको आप माइनस कर लीजिए यहाँ से यहाँ को, तो माइनस करके जो है ये कितना जाएगा 3,81,815। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3,81,815। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो है। और टोटल जो है वो इंक्रीज़ कितना परसेंट हुआ है, तो 7.16% इंक्रीज़ देखने को जो है वो मिला है। ये भी पता होना चाहिए कितना परसेंट इंक्रीज़ देखने को मिला है। देखिए मैं जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा आपको बता रहा हूँ ना, उस सारे के सारे डाटा को जो है वो बड़े ध्यान से बड़े संभाल के जो है वो लिखना, क्योंकि ये डाटा एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग फ्रॉम मंडी लोकसभा सीट। तो बोलते हैं कि मंडी लोकसभा सीट में कितने उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखो अभी हमारे पास टोटल 4 जो है वो लोकसभा की सीट्स हैं। सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो मंडी की जो है वो मानी जा रही है, और हॉट सीट होने के साथ साथ जो है ये पूरे इंडिया की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लोकसभा सीट भी जो है वो आती है इन टर्म ऑफ एरिया, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ विधानसभा क्षेत्र 17 जो है वो आते हैं। और अगर हम बात करें टोटल कैंडिडेट कितने यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल 10 कैंडिडेट जो है वो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो 10 की 10 सीट्स को जो है वो इतना मतलब 10 की 10 कैंडिडेट जो खड़े हैं उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु जब वोटिंग हो जाएगी, एक बार वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद कितनी % वोटिंग हुई, किसको कितने % वोट मिले, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको बार बार मैसेज करके यही कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर से जो है वो उस डाटा को ज़रूर नोट करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे तो न्यूज़पेपर हम भी आपके साथ शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, परंतु फिर भी अगर आपने अपना पेपर लगवाया होगा तो पढ़ने का मज़ा भी होता है और डाटा आप नोट भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं लगवाया है तो टेलीग्राम पर हमारा वो देख लेना, कटिंग्स बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं, डेली डालते हैं हम जो भी न्यूज़पेपर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, मंडी के अलावा क्या कोई और भी सीट है? ये 4 सीटें हैं, 4 जो हैं वो सीट्स हैं, इनके कैंडिडेट कितने हैं? मंडी के अलावा शिमला हो गया, शिमला के अलावा कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के अलावा हमीरपुर हो गया। तो देखिए हमीरपुर से बात करें तो हमीरपुर से 12 कैंडिडेट जो हैं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब बात करें कांगड़ा की तो कांगड़ा से 10 कैंडिडेट जो हैं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और शिमला से बात करें तो यहाँ से 5 कैंडिडेट जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मंडी का तो आपने जान ही लिया कि यहाँ से भी 10 कैंडिडेट जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर से हैं 12, सबसे कम जो है वो शिमला से हैं 5।
ये नोट करने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो बोलते हैं कि करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। देखो करछम वांगटू परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट परियोजना है, अभी चर्चा में थी, क्यों चर्चा में भी थी वो भी मैं बताऊंगा, परंतु पहले इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। लगभग 1000 मेगावाट के आसपास जो है उसकी कैपेसिटी है, तो 1000 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर ये स्थित है? ये परियोजना जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। कौन से रिवर बेसिन पर जो है ये परियोजना बनी हुई है? तो ये सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो परियोजना बनी हुई है। एक तरह से कहा जाता है कि निजी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी परियोजना जो है वो आती है, प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ी परियोजना आती है। अभी क्यों ये चर्चा में आई? ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि ये जो करछम वांगटू परियोजना है इसमें हिमाचल प्रदेश को जो है वो जितनी बिजली यहाँ से बनती थी तो 18% बिजली जो था वो हिमाचल को फ्री में मिलती थी। अब 18 के बजाय जो है वो 13% बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि करछम वांगटू परियोजना में हिमाचल प्रदेश को जो 18% बिजली जो था वो मिलती थी, इसके बजाय जो है जो JSW कंपनी है अब वो 13% ही जो है वो बिजली जो है वो देगी। ये आदेश जो है वो दिया गया है। इसमें जो हवाला रखा गया वो ये रखा गया कि केंद्र सरकार ने 2019 में जो केंद्रीय विद्युत नियामक है उसको जो है वो उसके तहत ये कहा है कि 13% बिजली जो है वो मुफ्त दी जानी चाहिए। से कोई भी राज्य है अगर उसको, तो उसी के माध्यम से अभी राइट्स दिए गए हैं कि 13% बिजली जो है मुफ्त दी जाए इंस्टेड ऑफ 18%। अब पहले 18% दी जा रही थी, तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 18% बिजली अभी तक दी जा चुकी है, दी जानी चाहिए थी 13%, दी गई 18%। अब जो ज़्यादा बिजली दे दी गई उसको भी एडजस्ट करे कैसे ना कैसे करके। यहाँ पर एक और बात कही गई कि 1999 में कंपनी ने सरकार के साथ जो था वो एक अनुबंध किया था। इसमें कहा गया था कि 13% मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी, और अनुबंध में 12 वर्षों के लिए ये देने का जो है वादा किया गया था। और उसके बाद सरकार को जो है वो ये जो 13% पहले 12 वर्षों के लिए देने जाना था, 12 वर्षों के बाद ये 18% जो था वो कर दिया जाना चाहिए था। तो इस तरह से जो था वो कहा गया था। अभी देखो स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सारी अलग सी बातें हैं, परंतु हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने निकाल लिए होंगे। कितने मेगावाट की है, ठीक है जी, कहाँ पर है, रिवर बेसिन कौन सी है, कितने % बिजली देने की बात कही है, कितनी % दी जाएगी, ठीक है जी, वो सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर देखिएगा, बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-2025। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 के दौरान जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि जो है वो प्रदान की गई है। तो 2024-25 का भी हमारा बजट आया है। 2024-25 के बजट में जो है वो कितनी राशि देने की बात कही गई है। ये नहीं था गिरास पत्रिका में, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 582 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है एग्रीकल्चर सेक्टर को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए अलग अलग सेक्टर हैं हमारे पास, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जान लेते हैं कि किस सेक्टर को कितना पैसा देने की बात कही गई है। वैसे हमने बजट की वीडियो भी अलग से डिस्कस की हुई है, वो प्लेलिस्ट भी शायद आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में देखना आपने कि अलग अलग वीडियोस हमने इस बार के बजट की डिस्कस की हुई है। अभी देखिए आप एजुकेशन सेक्टर देखिए, एजुकेशन सेक्टर को 9560 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो कही गई है। कितना? 9560 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। और देखिए उसके बाद हेल्थ सेक्टर जो है ना, हेल्थ सेक्टर को 3415 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अभी हमने डिस्कस किया, 582 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर आता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है 531 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। कुछ और सेक्टर जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, अगर हम उनकी भी बात करते हैं तो जैसे कि एक जल शक्ति विभाग है, जल शक्ति को जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो उसका मैं बताऊँ आपको कि उसको कितने देने की बात कही गई, 3365 करोड़ 3365 करोड़ रुपए देने की जो है वो जल शक्ति विभाग को जो है बात कही गई है। तो ये 5 सेक्टर मुख्य रूप से आपने ध्यान रखने हैं। इन पाँचों के पाँचों सेक्टर्स को नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले देखो, अगर आप पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक दिन अभी एग्ज़ाम को रह गए हैं, और होपफुली कि आप दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हो। अब देखिए पीजीटी के पेपर 1 में अगर बहुत दिक्कत आपको आ रही है तो आप पीजीटी पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो पीजीटी पेपर 1 जिस हिसाब से आ रहा है, आपको पता है कि पेपर में
कोई सॉल्यूशन नहीं है और आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए, वहाँ से अवेल करना, इजीली प्रैक्टिस करना और खुद को एनालाइज करना, जो भी वीक पॉइंट होंगे उनके ऊपर काम करना, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। टेस्ट शीट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए। आगे बोलते हैं एट विच एल्टीट्यूड कुंजुम पास इज सिचुएटेड। तो कुंजुम पास की ऊंचाई पूछी गई है, कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है कुंजुम दर्रा। अब ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया? गिरिराज पत्रिका में ये इसलिए आया क्योंकि कुंजुम दर्रे को जो है वो खोल दिया गया है। काफ़ी टाइम तक ये बंद था कुंजुम दर्रा, अब इसको जो है वो खोल दिया गया है। तो स्पीति के साथ जो है वो कनेक्टिविटी हो सके ये इंश्योर करने की कोशिश जो है वो की गई है इसको खोल के, तो चर्चा में था। ये कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? ये 4590 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 4590 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये दर्रा स्थित है। ये दर्रा जो है वो लाहौल को स्पीति के साथ जो है वो जोड़ता है। ऐसे कुछ और दर्रे हैं हमारे पास जो लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ते हैं या फिर लाहौल स्पीति में स्थित है। जैसे कि शिपकिला दर्रा हो गया। ये जो शिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? शिपकिला दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है शिपकिला के अलावा जो है एक रांचा दर्रा है। रांचा दर्रा जो है वो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है और किसको किसके साथ जोड़ता है? ये 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी लाहौल को स्पीति से जो है वो जोड़ता है। हमने कुछ और दर्रे भी जो था वो जाने थे। कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे दुलची दर्रे के बारे में पूछा था, अभी वो भी कवर हो जाएगा। दुलची दर्रा जो कि मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, ये कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 2788 मीटर ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो वारू दर्रा आ जाता है। वारू दर्रा जो कि कांगड़ा को जो है चंबा के साथ जो है वो जोड़ता है, तो कांगड़ा को चंबा के साथ ये जोड़ता है। 3870 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये वारू दर्रा जो है वो स्थित है। रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। ये दर्रा 3978 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है अप्रोक्सीमेटली, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है इसके अलावा कि एक एनिमल दर्रा आता है कुल्लू में। एनिमल दर्रा जो है 4880 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 4880 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। और कुगती दर्रा हो गया जो कि लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। ये 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। साच दर्रा जो है वो साच दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसको किसके साथ ये जोड़ता है? तो देखो चंबा को ये पांगी साइड से जो है वो जोड़ता है। और कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है? तो 4395 मीटर 4395 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये साच दर्रा जो है वो स्थित है और चंबा को पांगी साइड से जो है वो जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में ध्यान रखना। एक दर्रा अखबार में आया था, हमने बाकी दर्रे डिटेल से जान लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट प्रोवाइडेड अंडर अटल आशीर्वाद योजना। ये क्वेश्चन एनटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पहले। और अटल आशीर्वाद योजना के बारे में अगर हम जानें तो ये जो है वो एक इस योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? न्यू विजिटर किट प्रदान की जाती है। पूरा डिटेल से जानेंगे तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि किस तरह की किट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देखो इस स्कीम को जो था 2018 में स्टार्ट किया गया था। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस स्कीम में बेबी केयर किट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो भी मदर्स जिनके न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उनको ये किट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो भी एडमिटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, डिलीवरी के लिए जो एडमिट हैं उनको ये बेबी केयर किट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। 2023-24 में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो था वो बजट का प्रोविज़न किया गया था, 10 करोड़ बजट का प्रोविज़न। इसके तहत जो था वो 3,54,961 न्यू बेबी किट जो था वो प्रोवाइड की गई। और ये नवंबर 2023 तक का डाटा है जो किट प्रोवाइड की गई। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको पता चल गया कि ये अटल आशीर्वाद योजना जो है वो किससे संबंधित है और इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था ये भी पता चल गया। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ही ये स्कीम है? नहीं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट है उनके लिए जो है ये स्कीम अवेलेबल है। 2023-24 में इसके लिए कितना प्रोविजन था? 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और नवंबर 2023 तक 3,54,961 बेबी केयर किट जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ट्राउट फिश। तो ट्राउट फिश के लिए हिमाचल की ब्यास नदी जो है वो काफ़ी फेमस है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। देखो ट्राउट ठंडे पानी की जो है वो मछली होती है और कुल्लू में अगर हम बात करें तो पतली कुल में जो है वो इसका एक फार्म भी स्थित है जो कि 1909 में जो था वो स्थापित किया गया था। ये पतली कुल का फार्म, ये आपने ध्यान रखना है। और
हिमाचल में आपको पता है अलग अलग जगह पर जो है ये फ़िश फार्म जो है वो स्थित हैं। परंतु यहाँ से एक और क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं हुआ है वो है कि दियोली फ़िश फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये दियोली फ़िश फार्म डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। कौन सी खड्ड या फिर नदी के किनारे स्थित है, तो अड़ी खड्ड के किनारे ये स्थित है। और ये लार्जेस्ट जो है वो फ़िश फार्म जो है वो एशिया का माना जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। दियोली एग्जैक्टली बिलासपुर में घाघस के समीप पड़ता है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके समीप ये पड़ता है और कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, ये पूछा जा चुका है पहले भी। देखो वैसे कहा जाता है कि ये एशिया का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म है, परंतु हो सकता है ये डाटा आगे पीछे अब हो गया हो। इस फार्म को जो था ये कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1962 में जो था ये दियोली फिश फार्म जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। तो ये सब आप इस फिश फार्म के बारे में ध्यान रखना। बाकी पतलीकुल के बारे में हमने जान लिया, कहाँ पर ये ट्राउट फिश पाई जाती है वो हमने जान लिया। अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में लोकप्रिय जो स्थानीय नृत्य शैली है वो क्या है, तो यहाँ पर जो लोकप्रिय जो एक नृत्य शैली है वो है छम नृत्य। छम नृत्य आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ का जो है वो लोकप्रिय फेमस फोक डांस जो है वो आ जाता है। देखो ये छम नृत्य आपने जान लिया। छम नृत्य के बाद आप इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बोलते हैं झांकी किस जिले का जो है वो लोक नृत्य है, तो झांकी आप हमेशा ही पढ़ते हैं चंबा जिले का ये फेमस जो है वो लोक नृत्य है। झांकी, हंतार, ये सारे चंबा जिले के जो है वो लोक नृत्य आपने पढ़ रखे हैं। तो चंबा के ही अगर फोक डांस थोड़े से रिवाइज करवा दी जाए तो यहाँ पर जो है झांकी हो गया, हंतार हो गया, झंझार हो गया। यहाँ पर नुआला भी परफॉर्म किया जाता है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। नुआला मुख्य रूप से गद्दी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और गद्दी ट्राइब में ही जो है एक ढांडरास डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। ढांडरा डांस जो है वो पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से इनको 1962 में जो था वो सम्मानित किया गया था। अगर देखो भारत रत्न अवार्ड की बात की जाए तो भारत रत्न अवार्ड सबसे पहली बार 1954 में जो था वो दिया गया था। 1954 में ये सबसे पहली बार जो था वो सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। इनके अलावा जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी दिया गया था 1954 में ही, और सी वी रमन को भी 1954 में ही दिया गया था। अभी हम 2024 में बात करें तो 2024 में भी ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है और 5 लोगों को ये अवार्ड इस बार दिया गया। इनमें जो है वो एक लाल कृष्ण अडवाणी आ जाते हैं, एक जो है वो MS स्वामीनाथन आ जाते हैं, कर्पूरी ठाकर एक आ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं और इनके अलावा PV नरसिम्हा राव जो है वो आ जाते हैं। तो ये 5 पर्सनैलिटीज़ आपने ध्यान रखनी है जिनको ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है अभी 2024 में, और 1954 में जब पहली बार दिया गया था वो ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था वो ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता डे कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो नेशनल वोटर डे इंपॉर्टेंट डे है और ये 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 25 जनवरी को ये डे मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किस विद्वान द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना पद्म संभव के द्वारा की गई थी। पद्म संभव इनका नाम आपने ध्यान रखना है किन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन से न्यायालय में आता है, इनके लक्षद्वीप जो है ये कौन से हाईकोर्ट के अंडर जो है वो आता है। आपने ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जो है वो केरल हाईकोर्ट के अंडर जो है वो आता है। पता होना चाहिए आपको कि ये हर एक स्टेट या यूटी का जो है वो अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल का तो हाई कोर्ट कलकत्ता में ही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो भी कलकत्ता में ही स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया जो कि असम में पड़ता है, तो गुवाहाटी जो है वो असम का भी हाई कोर्ट है, नागालैंड का भी हाई कोर्ट है, मिजोरम का भी हाई कोर्ट है यहाँ पर है, और अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट भी यहाँ पर ही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंडर जो है वो आता है। मद्रास हाई कोर्ट के अंडर जो है तमिलनाडु भी आता है, पुडुचेरी भी आता है, ये आपने ध्यान रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली आता है, दमन दीव जो है वो आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर। तो ये आपने ध्यान रखना है हाई कोर्ट्स के बारे में कि हाई कोर्ट्स में जो है वो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट यूटी के पास अपना हाई कोर्ट है, कुछ एक को जो है वो दूसरी जगह भी जो है वो हाई कोर्ट मिले हैं या फिर उनके हाई कोर्ट दूसरी जगह है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर ड्रॉकेसबर्ग पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है, तो ये जो ड्रॉकेसबर्ग पर्वत है ये कहाँ पर स्थित, दक्षिण अफ्रीका में जो है वो स्थित है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं परंतु किताबों पर बहुत कम मेंशन होते हैं, तो इनको नोट करना होता है। ड्रॉकेसबर्ग पर्वत आपने देख लिया, दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में स्थित है, तो इसको नोट करना है। आगे बोलते हैं
प्रतिष्ठित टॉपलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो टॉपलर अवार्ड है ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इनके पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बोलते हैं भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो भारत ने सबसे पहले 1900 में जो था वो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, ये ध्यान रखें। आगे देखें, यहाँ पर बोलते हैं नवकलेवर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नवकलेवर त्यौहार उड़ीसा में जो है वो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बाउल परंपरा से जुड़े लोग पश्चिम बंगाल में जो है वो पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विसेज एक अच्छा मौका है और उसकी टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से आपकी जो है वो कमियों का आपको पता चल जाएगा, परफेक्शन आप में आ जाएगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना टेस्ट सीरीज को। और क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मोनिका नेगी हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट एलोरेडा कप 2024 बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? मोनिका नेगी जिन्होंने हाल फिलहाल में एलोरेडा कप 2024 में कांस्य पदक जीता है, वो किस जिले से संबंधित रखती हैं? ये हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से जिले से ये संबंध रखती हैं। लास्ट टाइम हमने डिटेल मैन के बारे में जाना था, उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको PDF सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।